नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ। हमारे पास इसका एक आप कह सकते हैं एक सारांश है मुख्य पॉइंट्स का। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन विचारों की तह तक जाएं, समझें कि आखिर क्या है इनमें ऐसा खास जो लोगों को इतना क्लिक करता है। हाँ, ये बात तो है। तो मिशन साफ है, इस किताब के नजरिए को, इसके दर्शन को समझना। बिल्कुल। और देखिए, इस किताब का आधार ही बड़ा अनूठा है। कियोसाकी अपनी कहानी दो पिता तुल्य किरदारों के जरिए बताते हैं। हाँ। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, उन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, वो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस और निवेश में जबरदस्त माहिर, उन्हें वो अमीर डैड का नाम देते हैं। हाँ, ये अमीर डैड बनाम गरीब डैड का जो कॉन्सेप्ट है, यही इसकी जान है। दो बिल्कुल अलग सोच, पैसे को लेकर दो बिल्कुल जुदा रास्ते। एकदम। तो चलिए इसी बुनियाद से शुरू करते हैं। आप थोड़ा और बताएंगी कियोसाकी के इन दो प्रभावों के बारे में, एक गरीब डैड, अमीर डैड। जरूर। देखिए, कियोसाकी के गरीब डैड, जो उनके असली पिता थे, वो पारंपरिक सोच के थे। खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, सुरक्षित नौकरी करो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं शायद। और पेंशन पर निर्भर रहो। उनका मानना था कि पैसा कमाना ठीक है, जरूरी है, पर पैसे के बारे में ज्यादा बात करना या सोचना वो ठीक नहीं। अच्छा। जोखिम से बचो, सेफ चलो, यही उनकी सीख थी। बिल्कुल, ये तो बहुत लोगों ने अपने घरों में सुना होगा। और अमीर डैड वो कैसे थे? वो बिल्कुल उल्टे थे। उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, शायद 8वीं पास भी नहीं, जैसा किताब में बताया गया है। ओह। पर पैसे की समझ, निवेश का ज्ञान और बिजनेस खड़ा करने की काबिलियत कमाल की थी। वो मानते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो, ये जरूरी है। पैसे को काम पर लगाना, इंटरेस्टिंग। हाँ, और जोखिम लेने से डरो मत, बल्कि उसे समझो, उसे संभालना सीखो। पूरी किताब असल में इन्हीं दो विचारधाराओं का टकराव और उनके नतीजों को दिखाती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी परवरिश, हमारा माहौल पैसे को लेकर हमारी सोच कैसे गढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो किताब का जो पहला और शायद सबसे मशहूर सबक है वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये थोड़े अकाउंटिंग वाले शब्द लगते हैं ना? लगते हैं, पर किताब इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाती है, और यही इसकी खूबी है। कैसे? क्या परिभाषा है किताब में? परिभाषा सीधी है, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। पैसा डाले। हाँ। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना सिंपल। आहा, इतना सिंपल। हाँ, ये इतना सरल है कि कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर कियोसाकी के अनुसार यही अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहम ये है कि आप उस पैसे का करते क्या हैं। बिल्कुल सही। देखिए, गरीब डैड की सोच वाले लोग अक्सर ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्च भी करते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। बड़ा घर, महंगी कार वगैरह, वो इन चीजों को संपत्ति समझते हैं। लेकिन कियोसाकी के अमीर डैड के नजरिए से देखें तो अगर वो चीजें आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस। हाँ बिल्कुल, तो वो असल में देनदारियां हैं, भले ही उनकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ओह, ये तो काफी बड़ा फर्क है सोचने में। तो फिर संपत्ति के उदाहरण क्या हुए इस नजरिए से, मतलब जो पैसा जेब में डाले? किताब के मुताबिक असली संपत्ति वो है जो आय का स्रोत बने। जैसे कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा हो। हाँ। स्टॉक या बॉन्ड हैं जिनसे डिविडेंड या ब्याज मिले। आपने कोई बिजनेस बनाया हो जो आपके बिना भी चले और मुनाफा दे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, पैसिव इनकम। या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब या पेटेंट जिससे रॉयल्टी आए। कुंजी ये है कि ये चीजें आपकी जेब में पैसा डाल रही हों, निकाल नहीं रही हों। तो अमीर डैड की सलाह ये थी कि अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऐसी संपत्ति बनाने में लगाओ जो और पैसा कमाए। यस। ना कि ऐसी चीजों पर खर्च करो जो सिर्फ पैसा खाएं। हाँ, ये तो पूरी जीवन शैली बदलने वाली बात लग रही है। हाँ, ये सिर्फ एक वित्तीय सलाह नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। अमीर डैड का दर्शन कहता है कि अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं। पहले संपत्ति? हाँ,
और फिर उस संपत्ति से जो आय होती है उससे अपनी देनदारियां खरीदते हैं या खर्चे पूरे करते हैं। अच्छा, उल्टा करते हैं वो। जबकि आम आदमी हाँ वो पहले देनदारियां खरीद लेता है। हाँ, लोन पर कार, घर, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग। हाँ, और फिर सोचता है कि इन्हें चुकाने के लिए और मेहनत कैसे करें, ज्यादा घंटे काम कैसे करें। यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। और शायद इसी से जुड़ा है किताब का दूसरा बड़ा सबक, वो है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। बिल्कुल, ये तो पारंपरिक सलाह के बिल्कुल उलट है। हमें तो यही सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, तनख्वाह लो। हाँ, गरीब डैड की यही सलाह थी, सुरक्षित रास्ता, स्टेबल इनकम। लेकिन अमीर डैड का मानना था कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहना वो आपको चूहा दौड़, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, उसमें फंसा देता है। चूहा दौड़ मतलब आप ज्यादा कमाते हैं, फिर ज्यादा खर्च करते हैं, फिर आपको और ज्यादा कमाना पड़ता है उन बड़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए। हाँ, और फिर और कमाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। आप असल में पैसे के गुलाम बन जाते हैं। तो पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का मतलब क्या है फिर? क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, किताब ऐसा नहीं कहती कि नौकरी बुरी है, खासकर शुरुआती दौर में, सीखने के लिए, अनुभव के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए। हाँ, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी आय का स्रोत सिर्फ आपकी नौकरी न हो। पैसे को काम पर लगाने का मतलब है ऐसी संपत्ति बनाना जो निष्क्रिय आय दे, पैसिव इनकम। मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। सही, जैसे किराए से आमदनी, निवेश से रिटर्न या किसी बिजनेस सिस्टम से होने वाला मुनाफा। समझ गया। मतलब अपनी नौकरी से जो पैसा कमाया उसका इस्तेमाल ऐसी मशीनें यानी संपत्ति बनाने में करना जो आपके लिए और पैसा पैदा करें। परफेक्ट। ताकि एक दिन आप चाहें तो काम करना बंद भी कर दें, पर पैसा आता रहे। यही वित्तीय स्वतंत्रता है शायद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, यही वित्तीय स्वतंत्रता का सार है। जब आपकी संपत्ति से होने वाली आय आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप सचमुच आजाद हैं। वाओ! आप काम इसलिए नहीं करते कि बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपको पसंद है या आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। ये सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अमल में लाना आसान नहीं होगा। हाँ, मेहनत तो है। शायद इसीलिए किताब का तीसरा सबक इतना महत्वपूर्ण है। वित्तीय शिक्षा ही सब कुछ है। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल हमें एकेडमिक शिक्षा तो देते हैं, पर पैसे की शिक्षा वो नहीं देते। हाँ, और ये अमीर डैड के दर्शन का एक सेंट्रल पिलर है। उनका मानना था कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, अकादमिक डिग्रियों से कहीं ज्यादा जरूरी है असली दुनिया में सफल होने के लिए। हाँ, स्कूल आपको शायद अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखा दे, पर शायद अच्छा इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर बनना वो नहीं सिखाते। तो ये वित्तीय शिक्षा आखिर है क्या? क्या हमें कोई फाइनेंस में डिग्री विग्री लेनी चाहिए? जरूरी नहीं। किताब के अनुसार वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे की भाषा समझना। इसमें कुछ बुनियादी चीजें शामिल हैं, जैसे लेखांकन यानी अकाउंटिंग, आय व्यय का हिसाब रखना, समझना, बैलेंस शीट पढ़ना। ठीक है। निवेश यानी इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाने के अलग अलग तरीके जानना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। ओके। बाजार की समझ, मार्केट्स को समझना, डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है, और कानून की थोड़ी बुनियादी जानकारी, टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये सब कैसे आपके पैसे को बचाने और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पर ये सब सीखेंगे कहाँ से अगर स्कूल नहीं सिखाते तो? अमीर डैड का तरीका था खुद सीखो, ज्ञान में निवेश करो। ज्ञान में निवेश? हाँ, किताबें पढ़ो, सेमिनार में जाओ, सफल निवेशकों और उद्यमियों से सीखो। मतलब गुरु ढूंढो, मेंटोर। हाँ, मेंटोरशिप की बात करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण करके सीखो, एक्शन लो। छोटे स्तर पर निवेश शुरू करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, गलतियां करो और उनसे सीखो। उनका मानना था कि असली सीख क्लासरूम में नहीं मिलती, असली दुनिया में मिलती है। हाँ, रियल वर्ल्ड में गलतियां करना और उनसे सीखना। ये बात हमें चौथे सबक पर लाती है, डर पर काबू पाना और जोखिम उठाना। हाँ, रिस्क। ये एक और पहलू है जहां अमीर डैड और गरीब डैड की सोच बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल थी। सही कहा। गरीब डैड हमेशा पैसे खोने के डर से बंधे रहते थे। वो मानते थे कि सुरक्षित खेलना ही सबसे अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी सबसे ऊपर। हाँ, नौकरी की सुरक्षा उनके लिए सब कुछ थी। जोखिम लेना
उन्हें मूर्खता लगती थी। जबकि अमीर डैड का मानना था कि जोखिम से बचा नहीं जा सकता, खासकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका नजरिया क्या था इस पर? उनका मानना था कि डर स्वाभाविक है। भाई, हर कोई पैसे खोने से डरता है, कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा डूबे। बात तो सही है। सकता है भला। सही बात है। बल्कि उसे समझने और प्रबंधित करने, मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। वो मानते थे कि वित्तीय विफलता, फाइनेंशियल फेलियर, वो अंत नहीं है। तो क्या है? वो सीखने का एक मौका है, एक लेसन है। असल विफलता तो कोशिश ही ना करना है, डर के मारे बैठे रहना है। तो क्या इसका मतलब है कि आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देना? ये तो लापरवाही हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचे समझे जोखिम लेने के बारे में है। कैलकुलेटेड रिस्क्स, लापरवाही के बारे में कतई नहीं। तो कैसे लें ये कैलकुलेटेड रिस्क? इसका मतलब है अपना होमवर्क करना, जिस चीज में निवेश कर रहे हैं उसे समझना, जानकारी इकट्ठा करना, एक्सपर्ट से बात करना, और सबसे जरूरी ये जानना कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या है आपका? अमीर डैड कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अच्छा। अगर आप उसे ट्रेन करते हैं जोखिम पहचानने और संभालने के लिए, तो आप ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ये असफलता को देखने का नजरिया भी बदलता है। हम अक्सर असफलता से इतना डरते हैं, पर यहाँ इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। हाँ, और यही मानसिकता का फर्क है जो हमें पांचवें और शायद सबसे गहरे सबक पर लाता है, मानसिकता में बदलाव। माइंडसेट शिफ्ट। कियोसाकी बताते हैं कि पैसे को लेकर आपकी सोच ही आपकी हकीकत तय करती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो तुलना है जो किताब में दी गई है। गरीब डैड अक्सर कहते थे, मैं ये वहन नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट। हाँ, जबकि अमीर डैड उसी स्थिति में क्या पूछते थे? मैं इसे कैसे बहन कर सकता हूँ? हाउ कैन आई अफोर्ड इट? हाँ। ये छोटा सा फर्क, एक नेगेटिव स्टेटमेंट और एक सवाल, ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। देखिए, मैं ये वहन नहीं कर सकता, ये एक फुल स्टॉप है, एक पूर्ण विराम। बात खत्म। हाँ, ये आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, सोचने की प्रक्रिया को रोक देता है। ये हार मान लेने जैसा है। ये एक सीमा की मानसिकता है, लिमिटेशन माइंडसेट। और दूसरा वाला? मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? ये एक सवाल है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये आपके दिमाग को चुनौती देता है, उसे समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है, रास्ते ढूंढने के लिए। हाँ, ये संभावनाओं के द्वार खोलता है, ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रेरित करता है। ये एक संभावना और सक्रियता की मानसिकता है, पॉसिबिलिटी एंड प्रोएक्टिव माइंडसेट। ये दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं, आगू होता है। वाह, ये तो सचमुच सोचने का तरीका बदलने वाली बात है। सिर्फ एक सवाल बदलकर आप अपनी सोच और शायद अपने एक्शन भी बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब सिद्धांत सुनने में तो क्रांतिकारी लगते हैं। इन्हें असल जिंदगी में उतारने के लिए किताब क्या सुझाव देती है? कुछ प्रैक्टिकल कदम? हाँ, किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, कुछ ठोस कदम भी सुझाती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को भुगतान पहले करे। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सुना है मैंने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही आपको आय मिले, सैलरी आए या कहीं से भी पैसा आए, उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10% या ज्यादा, सबसे पहले निकालकर निवेश के लिए अलग रख दें। खर्च करने से पहले? हाँ, बाकी खर्चों को बाद में देखें। ये अनुशासन? ये संपत्ति बनाने की नींव है। ये सुनने में सरल है, पर करना मुश्किल। अक्सर तो महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। हाँ, इसीलिए इसे पहले करना है। ये आपकी प्राथमिकता तय करता है। दूसरा कदम है, अपनी संपत्ति और देनदारियों को समझें, ट्रैक करें, जानें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बजटिंग की तरह? हाँ, पर उससे ज्यादा, ये समझने के लिए कि क्या चीज संपत्ति है और क्या देनदारी। तीसरा, लगातार सीखते रहें। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किताबें, कोर्स, मेंटोर, जो भी मिले, सीखते रहें। और चौथा, शायद वही फालतू की देनदारियों से बचें, खासकर बुरे कर्ज से। हाँ, बुरे कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का ज्यादा ब्याज वाला कर्ज, या ऐसी चीजों के लिए लोन जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं। ये आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता को खा जाते हैं। और अच्छे कर्ज? अच्छे कर्ज, जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए या आय देने वाली संपत्ति खरीदने के लिए लिया गया लोन, वो एक अलग बात है, पर उसे भी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और पांचवा, अपनी नौकरी को सिर्फ तनख्वाह का जरिया ना समझें, उसे सीखने का मंच समझें। देखें कि आप वहां क्या स्किल्स सीख सकती हैं या सीख सकते हैं जो भविष्य में आपका अपना बिजनेस या निवेश खड़ा करने में काम आए।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम पूरी फिलॉसफी को एक वाक्य में समेटना चाहें, शायद ये कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, उसे मैनेज कैसे करते हैं और उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाते हैं। ये आय के स्तर से ज्यादा आपकी वित्तीय बुद्धि, आपकी फाइनेंशियल IQ, आपकी मानसिकता और आपकी आदतों का खेल है। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक धीमी, अनुशासित और लगातार सीखने की प्रक्रिया है। तो कुल मिला के रिच डैड पुअर डैड की ये सीख हमें हमारी जो पारंपरिक सोच है उससे हटकर पैसे को देखने का एक नया नजरिया देती है। संपत्ति बनाना, निष्क्रिय आय कमाना, वित्तीय शिक्षा पर जोर देना, ये सब वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं। हाँ, जैसा कि इस किताब के विचारों में दर्शाया गया है। ये वाकई दिमाग को झकझोरने वाले विचार हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत प्रयास, मानसिकता और अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमें किताब के दायरे से थोड़ा आगे सोचने को प्रेरित कर सकता है। अच्छा, क्या सवाल? देखिए, ये सारी रणनीतियां व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रित हैं। आप क्या करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया यानी व्यापक आर्थिक कारक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे मंदी, महंगाई प्रभावित करते हैं। इन व्यक्तिगत रणनीतियों और बाहरी आर्थिक माहौल के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये सोचने वाली बात है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि व्यक्ति अपनी कोशिशों को बड़े आर्थिक परिदृश्य के साथ कैसे संरेखित कर सकता है, कैसे अलाइन कर सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद अगली बातचीत का विषय भी हो सकता है। आज रिच डैड पुअर डैड के इन मुख्य विचारों पर इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। उम्मीद है कि सुनने वालों को पैसे के प्रति एक नई सोच विकसित करने में कुछ प्रेरणा मिली होगी। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। ज्ञान बांटना हमेशा अच्छा लगता है। धन्यवाद।